हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी कला है। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे वॉन थ्यूरिन का जो एग्रीकल्चरल लोकेशन मॉडल है, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जानेंगे क्या एजम्पशंस लिए थे वॉन थ्यूरिन ने और क्या उनका मॉडल था और उनकी क्रिटिसिज्म और क्या वो आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कॉन्टेंट, वॉन थ्यूरिन्स एग्रीकल्चरल लोकेशन मॉडल। तो वॉन थ्यूरिन जो थे वो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे और वो जर्मनी में एक उनका स्टेट था, ठीक है, एक एरिया था, एक लैंड था, एक लैंड के ओनर थे, ठीक। और उन्होंने अपनी ही जो स्टेट था उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस गेन करके और जो मतलब जर्मनी में रोस्टॉक जगह है, रोस्टॉक में मैक्लेनबर्ग, उसमें उनके स्टेट्स थे और उन्होंने अपने एस्टेट्स को स्टडी करके मैक्लेनबर्ग जर्मनी में सब स्टडी करके फिर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस गेन किए थे उसके बेसिस पे उन्होंने अपना लैंड यूज़ मॉडल को प्रपोज किया था या प्रोपाउंड किया था, ठीक है। और इन्होंने एक थ्योरेटिकल मॉडल मतलब लैंड यूज़ पैटर्न का मॉडल दिया था जिसमें इन्होंने मतलब कुल मिला के जितना भी एक्सपीरियंस इन्होंने अपने मैक्लेनबर्ग में लिया था प्लस जो इकोनोमेट्रिक एनालिसिस दोनों को जोड़ करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्लस इकोनोमेट्रिक मॉडल से इकोनोमेट्रिक एनालिसिस को मिला करके इन्होंने अपना एक लैंड यूज़ का मॉडल दिया था। सो इन्होंने पहले बात करते हैं एजम्पशंस। क्या एजम्पशंस लिए थे इन्होंने अपने मॉडल देने से पहले? पहला, देर इज़ एन आइसोलेटेड स्टेट, ठीक। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? इन्होंने आइसोलेटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछते हैं, मतलब बहुत से एग्जाम से पूछा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड स्टेट इज गिवन बाय हुम? सो इट वॉज गिवन बाय वॉन थ्यूरिन, ठीक। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक मार्केट सिटी है, देर इज ओनली वन मार्केट सिटी और उसका एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड। एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है कि जैसे एक मार्केट सिटी है और उस मार्केट सिटी में वो मार्केट सिटी का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है, किन किन एरियाज़ को मार्केट सिटी सर्व कर रहा है या कौन कौन से एरियाज़ उस मार्केट सिटी को सर्व कर रहे हैं, ठीक। सो पर्टिकुलरली कितना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उस पर्टिकुलर मार्केट का, ठीक, वो होता है उसका हिंटरलैंड। सो वॉन थ्यूरिन ने क्या बोला कि सिर्फ एक ही मार्केट सिटी है और उसका एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड है। सेकेंड, जो सिटी इज़ द मार्केट ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट्स। सो जो भी ये मार्केट एरिया है वो उस पूरे हिंटरलैंड का एक मार्केट की तरह काम करता है और एंड रिसीव्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम नो अदर एरियाज। बाकी किसी भी एरिया से उसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं आते हैं। मतलब ये जो हिंटरलैंड है और ये मार्केट सिटी ये आपस में कनेक्टेड है, इसमें किसी भी तीसरे मार्केट का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तीसरा एजम्पशन, देयर इज़ अ होमोजेनियस फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक। मतलब पूरा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो एकदम होमोजीनियस है, मतलब यूनिफॉर्म प्लेन है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, यूनिफॉर्म क्लाइमेट, सब यूनिफॉर्म है। फोर्थ एजम्पशन, जो हिंटरलैंड है दैट इज़ इनहेबिटेड बाय फार्मर्स। यहाँ पर टोटली एग्रेरियन इकोनॉमी है, यहाँ पर फार्मर्स हैं और ये अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये इस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि इनका जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। फिफ्थ, देयर इज इन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, द हॉर्स एंड द वैगन, एज इट वॉज इन 1826। जब इन्होंने मॉडल दिया था तब ऑब्वियसली सिर्फ हॉर्स और वैगन जैसे ही मतलब जानवर वाले ही जो जितने भी ट्रांसपोर्ट थे वो थे, ठीक। ना एरोप्लेन इतना था, ना कोल था, ना मतलब कोल तो था मतलब ना ट्रेन वगैरह थी। सो देयर वॉज ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज हॉर्स एंड वैगन, यानी कि घोड़ा गाड़ी। और जो लास्ट असम्पशन था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दैट इज एंटायरली बॉर्न बाय द फार्मर्स, ठीक। जितने भी वहाँ पर मतलब उस हिंटरलैंड में जितने भी वो फार्मर्स होंगे, जितने भी वहाँ पर लोग खेती कर रहे होंगे, किसान होंगे, वही सारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको बेयर करेंगे, ठीक। और कोई मतलब कंपनी या कोई और उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देगा। जो फार्मर पैदाई कर रहा है, जो फार्मर क्रॉप उगा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसी को देना है, ठीक। सो ये तो बात हो गई इनके एजम्पशंस की। अब वॉन थ्यूरिन ने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट या प्रॉफिट के बारे में, ठीक। तो वॉन थ्यूरिन के हिसाब से कि मतलब कोई भी एक ऐसा लैंड जहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, तो उस लैंड में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है या जो कितना मैक्सिमम इकोनॉमिक रेंट हो सकता है वो कैलकुलेट होता है बाय दिस फॉर्मूला, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस माइनस सी प्लस टी। यहाँ पर एस स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द क्रॉप, ये क्रॉप कितने में बेचा गया है। सी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट, कितने का प्रोडक्शन हुआ है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जैसे कितना वहाँ पर लैंड का कॉस्ट है, क्या वहाँ पर लेबर कॉस्ट लगे हैं, क्या वहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट लगा है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि टी। सो प्रॉफिट निकालने के लिए कितने में प्राइस बेचा गया है, ठीक। प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस कर लें तो वो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। अब वॉन थ्यूरिन ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, कुछ उन्होंने पोस्टुलेट्स किए कि
द इंटेंसिटी ऑफ कल्टिवेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सिटी टू द मार्केट सेंटर। ठीक, मतलब हम लोग जैसे सिटी से दूर जाएंगे, एज वी विल गो आउट फ्रॉम अ सिटी, ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चर वो है डिक्रीज करेगी, मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिक्रीज करेगा और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इंक्रीज करेगा। ठीक, ऑब्वियसली बात है। ऐसा क्यों होगा, इसके लिए इन्होंने 2-3 रीजंस बताए। पहला, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेम क्रॉप हैविंग सिमिलर मार्केट प्राइस, द पीस ऑफ लैंड लोकेटेड टू क्लोज सिटी वुड हैव इंटेंसिव कल्टीवेशन देन रोल अवे फ्रॉम द सिटी। जो सिटी के पास लैंड होगा, ठीक है, मतलब एक कोई क्रॉप जिसका सिमिलर मार्केट प्राइस है, ठीक, और सिमिलर मार्केट प्राइस है, और उसका अगर कल्टीवेशन शहर के पास हो रहा है, मतलब एकदम ऑलमोस्ट सिटी में या सिटी के पास, तो वो इंटेंसिव कल्टीवेशन के रूप में किया जाएगा। बट अगर उसी सेम क्रॉप का कल्टीवेशन शहर से दूर हो रहा है, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, तो वहाँ पर जो कल्टीवेशन होगा वो काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल पे होगा, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होगा। वाई? बिकॉज जो लोकेशनल रेंट ऑन द क्रॉप्स ऑफ द फार्म है, मतलब फार्म का जो पैसा पड़ता है, रेंट पड़ता है, वो सिटी में हायर होगा। मतलब एक पर्टिकुलर फार्मर ज़्यादा लैंड अफोर्ड नहीं कर सकता है शहर के पास, बिकॉज वहाँ पर रेंट ज़्यादा है। बट जो लैंड शहर से दूर है, जो गांव वगैरह में, वहाँ पर जो लोकेशनल रेंट होगा वो कम होगा। सो वहाँ पर ज़्यादा बड़े एरिया को लैंड को फार्मर अफोर्ड कर सकता है, और वहाँ पर वो एक्सटेंसिव लेवल पे कल्टीवेशन करेगा। बट शहर के पास लोकेशन रेंट ज़्यादा होगा, सो वो कम लेवल पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा, और दूर क्या होगा, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, जिसकी वजह से, और एजम्पशन भी बताया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी एंटायरली बोर्न बाय द फार्मर, मतलब जिस फार्मर ने पैदा किया है कोई भी क्रॉप, उसी को ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेयर करना है। ठीक, सो बट जो क्रॉप हमारा क्या कहते हैं मार्केट के पास होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। सो कहने का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन मार्केट से जब हम लोग दूर जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक, दोनों रीजन आपको क्लियर हो गए। उसके बाद वॉन थ्यूरेन ने कुछ एग्जाम्पल्स दे करके लोकेशनल रेंट या प्रॉफिट को कैलकुलेट करना बताया। जैसे उन्होंने पहले वुड लिया, वुड में मार्केट प्राइस उन्होंने कांस्टेंट रखा, 200 रुपये, प्रोडक्शन कॉस्ट कांस्टेंट था 140, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, पहले 0.5 मीटर पे, सॉरी 500 मीटर पे 10 रुपये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 1 किलोमीटर पे 20 है, 1500 मीटर पे 30 है। सो जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज कर रहा है। बट जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज कर रहा है, बट वैसे वैसे प्रॉफिट और लोकेशनल रेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, सिमिलरली इन द केस ऑफ ग्रेन, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज हो रहा है, बट जो लोकेशनल रेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो कुल मिलाकर के दोनों रीजंस मैंने आपको बताया अभी कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना किसको है, फार्मर को ही। ठीक, तो प्रॉफिट भी फार्मर का डिक्रीज होता है। ओके, वॉन थ्यूरेन ने फिर क्या किया, एक जनरल लैंड यूज का मॉडल दिया। उसमें उन्होंने एक मार्केट सिटी के चारों तरफ कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए। ठीक, और उन्होंने क्या बताया कि हर एक जोन, हर एक सर्कल, मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड यूज दिखा रहा है, और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड यूज डिफरेंट नेट रिटर्न्स देता है पर यूनिट एरिया। ठीक, सो सेंट्रल मार्केट जो है वो आइसोलेटेड स्टेट है, और उसका एक ही हिंटरलैंड है, और उसके तरफ 6 कंसेंट्रिक सर्कल्स या 6 एग्रीकल्चरल जोन्स बताए थे कि इन्होंने वॉन थ्यूरेन ने। तो इसमें जो पहला जोन था वो था सेंट्रल सिटी, सेकेंड था मार्केट गार्डनिंग, थर्ड था फायरवुड, फिर क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, फिर क्रॉप फार्मिंग विद फैलो, फिर 3 फील्ड सिस्टम, फिर लाइफ स्टॉक रैंचिंग। अब पहला जोन था मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग या मिल्क प्रोडक्शन, जो कि हमारा जोन के, जो हमारा मार्केट था उसके जस्ट निकट में था, एकदम पास में, द नियरेस्ट टू द सेंट्रल टाउन। वाई? बिकॉज पेरिशेबिलिटी ऑफ सच प्रोडक्ट्स। उस टाइम क्या था, ये 1800 की बात है, उस टाइम क्या था, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत नहीं था, रेफ्रिजरेशन इन्वेंट नहीं हुआ था। ठीक, सो दूध और ये जो फल सब्जी थे, ये अगर शहर के दूर उगाए जाएंगे तो उनको लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा और टाइम भी लगेगा। ठीक, और अगर वो दूर उगाए जा रहे हैं और उनको लाने में टाइम लग रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगे। बिकॉज मिल्क एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सड़ने वाली चीज़ें हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। सो इसकी वजह से, इनकी पेरिशेबिलिटी नेचर की वजह से इनको हम लोग मार्केट के पास रखते थे उस टाइम। ठीक, सेकेंड इज जोन 2 फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री जोन 2 में क्यों रखा गया भाई?
फर्स्ट चीज़, बिकॉज उस टाइम एलपीजी सीएनजी ये सब चीज़ें इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक। उस टाइम सोल जो हमारा फ्यूल था, डोमेस्टिक फ्यूल, वो क्या था, क्या कहते हैं, हमारा कोल था या फायरवुड था, ठीक। तो कोल और फायर जनरली फायरवुड इधर, जनरली लकड़ी जला के लोग खाना वाना बनाते थे। सो अगर लकड़ी, इनको मतलब डेली बेसिस पे हाउस होल्ड्स को लकड़ी चाहिए होती थी। और लकड़ी क्या है, फॉरेस्ट वुड क्या है, एक बल्कि प्रोडक्ट है, भारी होता है। तो अगर वो शहर के बाहर लगाया जाएगा तो उसको शहर के अंदर तक लाने में क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए। और बल्कि है, बल्कि होगा मतलब भारी प्रोडक्ट है, इसकी वजह से उसको लाने में भी टाइम लगेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। इस वजह से फॉरेस्ट्री सेकंड जोन में प्रैक्टिस की जाती थी, ताकि पास में ही मिल जाए सबको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक। थर्ड जोन, इंटेंसिव क्रॉप रोटेशन। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग होती थी जोन 3 में। यहाँ पर क्रॉप रोटेशन नहीं होती थी, ठीक। सॉरी, यहाँ पर फैलोइंग नहीं होती थी। फैलोइंग मतलब होता है कि लैंड को खाली छोड़ देना। वैसे एक क्रॉप लगाई आपने और लैंड को खाली छोड़ दिया। यहाँ पर फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होता था, मैन्योरिंग की जाती थी। राई वॉज एन इंपॉर्टेंट मार्केट प्रोडक्ट, ठीक। और इंटेंसिव क्रॉप रोटेशन कैन बी सीन विद 6 फूड। अच्छा, क्रॉप रोटेशन बेसिकली होता क्या है, इस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे एक हमारा ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक। अब जोन 3 में 6 फोल्ड रोटेशन होता था। मतलब इस लैंड को इन्होंने कितने 6 पीस में डिवाइड कर दिया है, ठीक। इस लैंड को उन्होंने 6 पीस में डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड में पैडी उगा रहे हैं, एक में राई है, एक में एनिमल हस्बेंड्री है, ये लाइफ स्टॉक रैंचिंग है, एक फॉलो लैंड है और एक में पीस है, ठीक। तो नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा। जो फैलो लैंड है वहाँ पर पीस आ जाएंगी, जो वहाँ पीस है वहाँ वीट आ जाएगा, जहाँ वीट है वहाँ पर पैडी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 फोल्ड रोटेशन होता था, ठीक। तो यहाँ पर रोटेशन का मतलब क्या है, ये यहाँ पर 6 बहुत ही इंटेंसिव क्रॉप रोटेशन होता था। इसके बाद जोन 4 यानी कि रोटेशन विद लॉन्ग फैलो। लॉन्ग फैलो मतलब लंबे टाइम तक यहाँ पर जो लैंड था उसको खाली छोड़ दिया जाता। ये लेस इंटेंसिव होता था। यहाँ पर 1 साल में राई उगता था, 1 साल में बार्ली, 1 में ओट्स, 3 साल फिर पैस्चर्स और 1 विद फैलो। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक फैलो होता था। यहाँ पर 7 ईयर क्रॉप रोटेशन होता था, 7 साल में इसमें क्रॉप रोटेशन देखा जाता था। फिर जोन 5 3 फील्ड सिस्टम, यह एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता था, ठीक। एक्सटेंसिव मतलब लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर होता था। यहाँ पर जो रोटेशन होता था, यहाँ पर क्या होता था कि 3, जैसे एक लैंड है उसके 3 टुकड़े कर दिए। एक लैंड में फील्ड क्रॉप्स हो रहे हैं, एक लैंड में पैस्चर्स हैं और एक लैंड में फैलो है, ठीक। नेक्स्ट सीजन में क्या होगा कि जहाँ पर फैलो है, ठीक, वहाँ पर फील्ड क्रॉप्स आ जाएंगे, जहाँ पर पैस्चर्स है वहाँ फैलो आ जाएगा और जहाँ पर फील्ड क्रॉप्स है वहाँ पर वो पैस्चर्स आ जाएंगे। तो ऐसे रोटेशन होता था 3 फील्ड सिस्टम का मतलब ये है, ठीक। और जोन 6 मतलब लाइफ स्टॉक रैंचिंग में यहाँ पर जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स होते थे, बटर, चीज़ और लाइव एनिमल्स, मतलब जो मीट, पोर्क, ये सब, इन सब का यहाँ पर प्रोडक्शन होता था। यहाँ पर जो भी फसल उगती थी वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लैंड के ओनर के खाने के लिए सब्सिस्टेंस लेवल पर होती थी, ठीक। यहाँ पर जितने भी एनिमल प्रोड्यूस होते थे वो मार्केट किए जाते थे। ये 6 जोन्स की बात की थी वॉन थ्यूरेन ने। अब उन्होंने क्या बताया कि बाई चांस आगे टाइम जब बढ़ा तो उन्होंने क्या बताया कि अगर बाई चांस वहाँ पर एक नई, मतलब बाई चांस रिवर है, ठीक, तो रिवर का क्या होगा, रिवर के आने की वजह से या रिवर के होने की वजह से जो जोन्स हैं वहाँ पर डिस्टॉर्शंस हो जाएंगे। और क्योंकि रिवर आ गया तो रिवर प्रोवाइड्स एन एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी जोन्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो और रिवर के अलॉन्ग साइड, रिवर के साथ साथ वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। वाई? बिकॉज रिवर प्रोवाइड्स एन एडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज, अगर कोई एक नया अर्बन सेंटर आ गया, तो अगर एक नया अर्बन सेंटर आ गया तो उस अर्बन सेंटर के अलॉन्ग नए कंसेंट्रिक जोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। बट वो जो नए जोन्स बनेंगे वो जोन्स जो मेन सेंटर था उससे कंपैरेटिवली कम, मतलब उससे छोटे होंगे, ठीक। तो ये उन्होंने बात की थी इफेक्ट ऑफ टाउन नेविगेबल रिवर या इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी टाउन। अब क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल, क्रिटिसिज्म में ये देखते हैं कि पहला कि जो आइसोलेटेड स्टेट है वो आज के ज़माने में तो कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक। द कंडीशंस ऑफ आइसोलेटेड स्टेट में भी हार्डली फाउंड इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, ठीक। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मार्केट हो और उसका एक ही इंटरलैंड हो, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक। सेकेंड,
नो यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीफ सॉइल एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्ड, कहीं पर भी ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर एकदम यूनिफॉर्म लैंड, यूनिफॉर्म रिलीफ, यूनिफॉर्म सॉइल, यूनिफॉर्म क्लाइमेट हो। ठीक। थर्ड, जो मेथड और प्रोसीजर अडॉप्ट किया था वॉन थ्यूरिन ने मेजरिंग क्रॉप इंटेंसिटी, ठीक, वो आज के ज़माने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी डिफिकल्ट है। मतलब आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, यहाँ पर टेस्ट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम सीजन टू सीजन, डिमांड एंड सप्लाई एंड इज नॉट स्टैटिक। ठीक, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने मार्केट प्राइस को स्टैटिक रखा था। यहाँ देख सकते हैं 280 वुड का है, यहाँ पर 80 ग्रेन का है। बट मार्केट प्राइस इज नॉट स्टैटिक, मार्केट प्राइस इज ऑलवेज डायनेमिक, सीजन टू सीजन वेरी करती है। ठीक, जैसे अगर गोभी का सीज़न है, गोभी का सीज़न कब होता है, कॉलीफ्लावर ठंडक में, बट वही गोभी अगर आपको मार्च में मतलब जून जुलाई में खानी है तो मिल तो जाएगी आपको, लेकिन उसका प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज सीजन टू सीजन वेरी करता है हर क्रॉप का प्राइस। ठीक, और डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड होता है। और जो वॉन थ्यूरिन का वर्क है ये प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर बेस्ड है, और आज के टाइम पे ये थोड़ा सा वेग हो जाता है, करंट सिचुएशन में वर्क नहीं करता है। वाई? बिकॉज फर्स्ट देखिए, मार्केट के बगल में क्या जोन्स थे, पहले जोन था हमारा मार्केट गार्डनिंग और क्या कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन। बट अब के टाइम में क्या देखते हैं, मार्केट गार्डनिंग और मिल्क प्रोडक्शन एकदम बाहर चला गया है शहर से। शहरों में अब दूध के ग्वाले और जो मिल्क प्रोडक्शन वाली चीज़ें होती थी वो अब शहर के अंदर नहीं देखने को मिलती हैं, दे आर आउटस्कर्ट्स, वो शहर के बाहर जा चुकी हैं। वाई? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो हुआ है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, दैट इज़ द इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक, कि अगर आपके पास मतलब दूध है तो उसको आप ठंडा कर सकते हैं, और ठंडा करके भी आपके पास उसको पहुंचा सकते हैं जिससे वो ख़राब नहीं होगा। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन की वजह से क्या हुआ है कि जितना भी लाइफ स्टॉक रैंचिंग वाला फीड है और मिल्क प्रोडक्शन है वो सब शहर के बाहर जा चुका है। ठीक, सिमिलरली गोस फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि मतलब अब रेफ्रिजरेशन है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, तो ताकि वो ख़राब नहीं होगा। ठीक, सेकेंडली जो मेरा सेकेंड जोन था फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या था, क्यों उसको सेकेंड जोन में रखा रहा था, बिकॉज वहाँ पर क्या होता था कि उस टाइम फ्यूल क्या था हमारा, बस वही कहते हैं लकड़ी। ठीक, बट अब लकड़ी कौन जलाता है शहर में, अब तो गांव वगैरह में भी लकड़ी कोयला ये सब बहुत ख़त्म हो चुका है। अब सिलेंडर्स, एलपीजी, बायोगैस, इन सब से यही सब इस्तेमाल होते हैं। सो बेसिकली अब जोन 2 तो जा ही चुका है, फॉरेस्ट्री वगैरह अब तो होती नहीं है शहरों के बीच में। ठीक, शहर में घर बसाने की तो जगह बची नहीं है, फॉरेस्ट कौन लगाएगा। ठीक, तो फॉरेस्ट्री इज़ नॉट फाउंड जनरली फॉर फ्यूल पर्पस। ठीक, और सो इस केस में देखा जाए कि रेफ्रिजरेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक, तो तुरंत आप ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च करिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जल्दी। मतलब इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट हो चुका है कि अगर आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, जैसे शिप से आ सकता है, एरोप्लेन से आ सकता है, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पास। सो इसकी वजह से जो ये मॉडल है आज के ज़माने में थोड़ा सा अनवर्केबल हो जाता है। लास्ट पॉइंट कि नॉट ओनली फिजिकल बट सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट एग्रीकल्चरल लोकेशन। ठीक, एग्रीकल्चरल लोकेशन को अफेक्ट करने वाले सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स नहीं होते हैं, बल्कि सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, सो ये तो क्रिटिसिज्म थे और मैंने इसी में आपको बता दिया कि आज के टाइम पे ये थोड़ा अनवर्केबल है। ठीक, बट स्टिल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मार्केट से दूर देखा जाता है। ठीक, इंटेंसिव एग्रीकल्चर अगर होता भी है, अगर सिटी के आसपास होता है तो सिटी के आसपास आज भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक, जैसे आप लोग अपने घर पे ही देख लें, अगर आप लोग घर पे अपने उगा रहे हैं, कुछ खेती कर रहे हैं, छत पे कर रहे हैं या गार्डन में कर रहे हैं, तो वो भी एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के फॉर्म है। ठीक, वो एक्सटेंसिव थोड़ी ना है, वो तो आप उतना ही उगा रहे हैं ना जितना आप अपने घर के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सा आप मार्केट में जाकर उसको बेचते हैं। ठीक, तो एक तरीके से शहर में अभी भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखा जाता है और शहर के बाहर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर देखा जाता है। तो कुल मिला के ये तो हो गया वॉन थ्यूरिन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल। इसमें उन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस की। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, ना पसंद है डिसलाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।